हेलो हेलो, आवाज़ वगैरह सही आ रही है? हाँ, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छा, आज वापस मंडे है। 2 दिन का गैप लिया था हमने। सैटरडे और संडे आपको ऑफ देते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो सैटरडे संडे क्या किया आप लोगों ने? पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं की? सैटरडे संडे का ऑफ देने का सेंस क्या रहता है? कोई बच्चा अगर मान लो पीछे हो, पीछे के वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख रहा हो, तो उनको वापस वो हमारे साथ लाइव में आके जुड़ सके। तो इसके लिए हम सैटरडे और संडे ऑफ रखते हैं, और आप लोग भी क्या एक सेल्फ स्टडी कर सको, तो इस वजह से सैटरडे संडे ऑफ दिया जाता है। अब वापस आज मंडे को हम वापस आपके बीच में मौजूद हैं, नई चीज़ें लेके, नया इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लेके, नई नई बातें लेके, नई नई कहानियाँ लेके। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन अपन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम लोकेश कच्छावाब, आई एम एन IITian ग्रेड एंड आई एम टीचिंग यू फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स अपन को पढ़ना है, सीखना है, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं स्टार्टिंग के फिजिक्स में, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि यूनिट एंड डायमेंशन से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमने अलग अलग क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे फोर्स का यूनिट जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो आता है mLT-2, वेलोसिटी का LT-1। इस तरह से अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके अलग अलग हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाले, देखे, उनको कैलकुलेट किया। अब ये जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं इनका यूज़ क्या है? क्या इनके कोई एप्लीकेशन भी है इनको, या ऐसे ही निकाला जाता है? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। आज के इस लेक्चर की हमारी ये मेन हेडिंग रहेगी। हम इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों में बदलाव। इकाइयों में बदलाव यानी कि कोई वैल्यू हमें किसी दूसरी यूनिट में दी हुई है लेकिन हमें यूज किसी दूसरी यूनिट में करना है, तो इस तरह का जो कन्वर्जन है वो हम डायमेंशन फॉर्मूला से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें कोई लेंथ को मीटर में यूज करना पड़ता है, कभी हमें लेंथ को सेंटीमीटर में भी यूज करना पड़ सकता है। तो एक यूनिट में दूसरी यूनिट में जो कन्वर्जन है वो डायमेंशन फॉर्मूला की सहायता से बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में किया जा सकता है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में जो थ्योरी है, जो आइडिया है, उससे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 तरह की यूनिट सिस्टम होती है। 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, 2 तरह का यूनिट सिस्टम होता है। एक तो होता है MKS और एक होता है CGS। एक तो होता है MKS और एक होता है CGS। ये MKS और CGS क्या है? बहुत ही साधारण सी इनकी डेफिनेशंस है, बहुत ही सिंपलिस्टिक इनके मीनिंग है। MKS मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड। M का मतलब होता है मीटर, ये तो हो गया मीटर। K मीन्स होता है किलोग्राम और S मीन्स होता है सेकेंड। तो ये हमें MKS की फुल फॉर्म ध्यान में रखना चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये MKS का फुल फॉर्म है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप उसकी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हो, तो आपने कौन सा यूनिट सिस्टम यूज किया? MKS वाला यूनिट सिस्टम यूज किया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स में जैसे लेंथ भी आती है, मास भी आता है, टाइम भी आता है। तो वहां पे अगर हम MKS यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के जो एट्रीब्यूशंस है उनको यूज कर रहे हैं, तो उसको MKS हम यूनिट सिस्टम बोलेंगे। CGS यूनिट सिस्टम क्या होता है? C मीन्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकेंड।
C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम एंड S मीन्स सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का सहारा ले रहे हैं, ग्राम का सहारा ले रहे हैं और सेकंड का सहारा ले रहे हैं, तो इस तरह का जो यूनिट सिस्टम है वो सीजीएस यूनिट सिस्टम कहलाता है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए एमकेएस एंड सीजीएस में, सबसे पहली बात, ताकि हम यूनिट्स का कन्वर्जन को सीख सकें। तो एमकेएस और सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या होता है? एमकेएस तो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। देखो कहीं पे हम मास को किलोग्राम में भी ले सकते हैं और कहीं पे हम ग्राम में भी तो ले सकते हैं। किलोग्राम और ग्राम में जो रिलेशन है हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। कहीं पे हम मीटर यूज कर सकते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो उस बात का यहाँ पे यूज किया जाएगा। सेकंड दोनों में कॉमन रहता है, यहाँ पे सेकंड या फिर सेंटीमीटर सेकंड या मिली सेकंड ऐसा कोई यूज नहीं होता, दोनों में सेकंड ही कॉमन रहता है, ठीक है। तो ये एमकेएस और सीजीएस सिस्टम होते हैं। अब देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आगे बढ़ते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के कन्वर्जन को सीखते हैं। देखते हैं कोई लाइव है क्या, किसी को इसमें कोई किसी तरह का डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, हेलो हेलो। संदीप है, दीपक है हमारे पास, अमर है, सिपाही है, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ने जा रहे हैं अपन। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अच्छे से सीखना, ध्यान से सीखना। अब देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हालांकि बहुत ही आसान सा एक वे होता है, परंतु जो बुक्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसी को अपन सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे किया जाता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में थ्योरी ये होती है कि n इंटू यू, इसका जो वैल्यू होता है, n मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, u मीन्स यूनिट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा नियत रहता है। ये बात हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ध्यान में रखनी है। n इंटू यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट का जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1u1 बराबर n2u2, ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, n2 बराबर n1 इंटू u1 अपॉन u2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। यानी कि मुझे n1 पता है, किसी u1 यूनिट सिस्टम में मुझे n1 वैल्यू पता है, तो उस u1 में u2 का जब डिवाइड कर दूंगा, दूसरे वाले यूनिट सिस्टम का डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे दूसरे वाले यूनिट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाएगी। इसको अपन एक एग्जांपल से सीखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है इसका वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, परंतु ये बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ है, आसान सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली मतलब बात नहीं है। तो अपन को इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ईजी वे में परसीव करना है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकली जो प्रैक्टिस है वो बहुत आसान होगी। तो अब इसमें देखो, और जो मैं एक बार एक्सप्रेशन वाले जो फॉर्मेट है जो किताबों में पाए जाते हैं मैं उनको लिख देता हूं, बाद में न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसान होगा। अगर मैं u1 यूनिट सिस्टम को मैं ऐसे लिख दूं कि u1 यूनिट सिस्टम है वो इस तरह से, मान लो कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, mlt होता है ना, तो इसको मैंने लिख दिया a b c। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a1 b1 c1, ठीक है। यहां पे ना लिख के मैं इसको लिख देता हूं m1 l1 t1। और यूनिट सिस्टम 2 में जो है वो वैल्यूज कैसे है, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ये दूसरे यूनिट सिस्टम में मैं वैल्यूज को इस तरह से लिख सकता हूं, डायमेंशंस को। तो u1 और u2 की जब वैल्यू रखेंगे तो n2 बराबर आ जाएगा n1 इंटू u1 अपॉन u2, यानी कि m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c डिवाइडेड बाय m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये हो जाएगा।
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 का पावर a, l1 अपॉन l2 का पावर b, t1 अपॉन t2 का पावर c। देखो ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सब जो फॉर्मूले बना रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को याद रखने का आपको हेडेक नहीं लेना। आपको ऐसे फील नहीं करना है कि भाई नया कोई फॉर्मूला आ गया है, ये क्या है, इतना याद करना पड़ेगा क्या। n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c ना, आपको याद नहीं करना है। ये एक स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन का तरीका है, उस कैलकुलेशंस को वो दिखाने का बस तरीका मात्र है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़े आसान होते हैं। एक दो न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा क्लियरेंस आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या है, इसको लिखने का ऐसा तरीका क्यों हम अपना रहे हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ इसका, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। केवल एक एजुकेशन पर्पज से, एक लर्निंग के हिसाब से, लर्निंग जो है इसको अप्लाई करना अपन न्यूमेरिकल में सीखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं कि इन सब कैलकुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप इसको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आगे इसको मिटा के आपको जो आगे क्वेश्चन है इस फॉर्मेट के, वो अपन सीखते हैं, वो सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने नहीं हटाया, इसको यूज़ करना सिखाते हैं आपको कि कैसे यूज़ करना है, बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है g, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जो F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर में आता है। तो उस g की जो वैल्यू है, जैसा कि हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आपका देखो यहाँ पे न्यूटन है, मीटर है, केजी है, तो ये किस में दिया हुआ है, MKS यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि जी की ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, कन्वर्ट इंटू CGS सिस्टम, कन्वर्ट इट इंटू CGS सिस्टम। तो हमें CGS यूनिट सिस्टम इसको कन्वर्ट करना है। तो तुरंत आप पहले कोशिश कीजिए, आप जो भी तरीका जानते हो, और फिर मैं इस तरीके से इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम कैसे इसको CGS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अगर कोई तरीका पहले से पता है तो बिल्कुल वो सही तरीका है, आप उसका यूज़ करते हुए एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी CGS सिस्टम में जो वैल्यू है वो कन्वर्ट करके लिखिए, बताइए, मैं देखता हूँ कि आपको पहले से क्या आता है। उसके बाद में मैं ये जो एक्सप्रेशन है हमने अभी जो डेराइव किया, इसका यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू निकाल के बताऊंगा। हाँ जी, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें। जल्दी से बताइए अगर आपको कोई वे आता है। चलो मिल जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 हो जाएगा यहाँ पे MKS वाला यानी कि किलोग्राम वाला, m2 हो जाएगा ग्राम वाला, l1 हो जाएगा किलोग्राम का, ये हो जाएगा मीटर का, ये सेंटीमीटर का, ये सेकंड सेम रहेगा। तो पहले मैं g का डायमेंशन निकालूंगा। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, डायमेंशन ऑफ g की डायमेंशन निकालनी है। तो g की डायमेंशन में देखो यूनिट का सीधा सारा ले लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। न्यूटन का कितना हो गया, mLt-2,
ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायमेंशन हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी की जो वैल्यूज है वो हमें डायमेंशन से ही पता चलेगी। तो जी का न्यूटन की जगह लिख दिया mlt - 2, मीटर स्क्वायर की जगह रख दिया L2 डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर की जगह रख दिया m का पावर 2। तो इस तरह से मैंने जी की डायमेंशन को निकाला। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर -1, एक में से 2 गया। L 1 है और 2 है तो ये हो जाएगा L3, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा t - 2। तो ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा g का, m का पावर -1, L का पावर 3 और t का पावर -2। यहाँ पर जो ये वैल्यूज आई है, m की जो पावर्स है, L की जो पावर है और t की पावर है, यहाँ से हमें a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a बराबर हो गया हमारा -1, b बराबर हमारा हो गया 3 और c बराबर हो जाएगा हमारा -2। ये a b c के वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब देखो n2 निकालना है, n1 पता है, a b c पता चल गए, m1 l1 और t1, m2 l2 t2 इनकी जो वैल्यू है कैसे लिखते हैं उसको सीखते हैं। n2 हमें निकालना है, ठीक है। n1 की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया n1 की जगह वैल्यू रख दी। m1 अपॉन m2, देखो m1 कौन सा है, mks वाला यानी कि 1 kg है, ठीक है। m1 क्या है आपका 1 kg वाला यूनिट सिस्टम है, और m2 क्या है आपका 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ kg, ऐसा लिख सकता हूँ ताकि kg से kg कैंसिल आउट हो जाए मेरे को, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगानी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं एक यूनिट लेस क्वांटिटी की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये 1 kg है, 1 kg है। नीचे m2 कौन सा सिस्टम है, CGS वाला है, तो CGS के लिए m2 क्या हो जाएगा 10⁻³ kg हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 1 ग्राम है, ठीक है। और L1 पावर a यानी कि -1, उसके बाद में L1 हो गया 1 मीटर, और नीचे हो जाएगा 10⁻² मीटर। क्यों, क्योंकि नीचे कौन है, सेंटीमीटर है। पावर b कितना है, पावर 3 है। और फिर हो जाएगा T1 अपॉन T2, T1 होता है 1 सेकेंड में, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा -2 पावर आ जाएगी। तो इस तरह से देखो ये लिखा जाएगा। दोबारा समझिए क्या किया यहाँ पे, m1 तो है किलोग्राम वाले यूनिट सिस्टम में, ये mks है। जो m1 l1 और t1 है ये चल रहा है आपका mks में। तो m1 किस में है, किलोग्राम में। m2 l2 और t2 किस में चल रहा है आपका CGS यूनिट सिस्टम में। तो m2 जो है वो किस में आपका ग्राम में है। तो 1 ग्राम को मैं kg में कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻³ kg लिख सकता हूँ। या फिर 10 इसको नीचे वाले को 1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर। 1 सेकेंड क्योंकि सेकेंड कॉमन रहता है, तो उसको मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ से जो n2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू kg से kg कैंसिल, -1 -3 ऊपर जाएगा -4 होगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 को वापस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, इंटू यहाँ से 10⁻² ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा अपन को 10⁻6, और ये 1 का 1 मिल जाएगा, तो -2 पावर है तो कुछ नहीं मिला अपन को। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखो n2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 -3 + 6। यहाँ पे 10 की पावर्स को ऐड किया तो 11 और 3 माइनस का 14 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 8। तो n2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये CGS में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई हमारे पास। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है CGS में, ठीक है। CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसमें ये CGS में है। और CGS में अगर यूनिट लिखनी है तो देखो यहाँ से मैं सीधा यूनिट CGS में लिख सकता हूँ। न्यूटन को CGS में लिखते हैं डाइन, न्यूटन को लिखते हैं डाइन, मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर को हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू है इतनी हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। न्यूटन को लिख दिया डाइन,
न्यूटन एमकेएस में होता है, सीजीएस में फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर इधर था तो उधर सेंटीमीटर का स्क्वायर, इधर केजी का स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट आया? क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत इसमें? अमर -6 आया आपका। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 11 और 3 14 + 6 -8 चेक करो। चेक करो इसको, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है एमकेएस से सीजीएस में। तो ये बात आई समझ में? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर 10⁻⁻8 है। आंसर चेक कर लेना हमारा, यही आंसर है -8। और इसका दूसरा तरीका जो है, एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधा अगर मान लो इतना लंबा प्रोसीजर हमें यूज़ नहीं करना हो, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर इतना लंबा प्रोसीजर हमें यूज़ ना करना हो और सीधा निकालना हो एमकेएस से सीजीएस, तो आप न्यूटन की जगह लिख सकते हो 10⁵ डाइन, मीटर की जगह लिख सकते हो 100 का स्क्वायर, केजी का हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, 1000 ग्राम लिख दोगे। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, तो सीधा आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसमें सीधा चेंज हो जाएगा। तो एक ये भी काम किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब आगे हम एक्सप्रेशंस पे चलेंगे, आगे हम जो यूज़ है यूनिट डायमेंशन के उस पे चलेंगे। तो जो नेक्स्ट यूज़ है वो है कि किसी भी हम फिजिकल इक्वेशन जो है हमारी, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो दूसरा एप्लीकेशन है यूनिट डायमेंशन का, उस पर चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन उस पर समझते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, हम डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन का यूज़ करते हुए कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है, फिजिकल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, उस फिजिकल इक्वेशन की को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। उस फिजिकल इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड डायमेंशंस जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो हमारा फॉर्मूला जो है, फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो टू चेक, या फिर टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ये दूसरा एप्लीकेशन है इसका। किसी भी भौतिक समीकरण को की सत्यता जांच करने के लिए, किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता जांच करने के लिए, जो हिंदी वाले बच्चे अगर देख रहे हो, तो कोई भी समीकरण जो है, कोई भी भौतिक समीकरण है, उसकी सत्यता हम जांच कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, छोटा सा फॉर्मूला लूं, या फिर मैं पहले इसका पॉइंट लिखा देता हूं आपको कि क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड units should be same, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में यूनिट्स जो है सेम होना चाहिए। ये इसका बेसिक फंडामेंटल आपका एनालॉजी है इसको समझने का। और इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं इसको d/t कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी की जो यूनिट है वो होती है हमारी LT-1, और डिस्टेंस की होती है L, और टाइम की होती है T। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, LT-1। तो दोनों तरफ क्या है, डायमेंशन सेम है।
ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए। अगर मैं आपको एक आगे का फॉर्मूला बताऊं फिजिक्स का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो t बराबर होता है वो होता है 2 पाई रूट में L अपॉन जी। ये फॉर्मूला जो है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे L लेंथ है और G यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। यहाँ पे t टाइम पीरियड है। तो हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या ये फॉर्मूला सही है या गलत। तो इसको कैसे चेक किया जाए वो समझते हैं। यहाँ पे t जो है वो तो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। L जो है वो है लेंथ पेंडुलम का, और G है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो ये तीनों इसके नोटेशंस है। हम इस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। अभी हमने इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पढ़ा। अभी आप जो 10वीं से 11वीं में तुरंत आए हैं, जो फ्रेश ऑडियंस है हमारे, जो बिल्कुल ही एकदम ताजे ताजे बच्चे आए हैं 10वीं से 11वीं, उन्होंने ये फॉर्मूला नहीं देगा। ये फॉर्मूला आता है आपका SHM में, 11वीं का एक चैप्टर होता है वहाँ पे आता है। पर इस फॉर्मूले को मैं यहीं पे ले रहा हूँ और अपन चेक करते हैं कि t बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या फिर ये फॉर्मूला सही है या गलत। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ये जो सिंपल सा जो सिस्टम है, सिंपल सा जो ये बेसिक आइडिया है उसका यूज़ कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे t का यूनिट क्या हो गया, केवल t ही हो गया, सेम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 पाई का कोई यूनिट नहीं है, इसको हटा देता हूं। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, L, और इसको मैं ले लेता हूं पावर 1/2 बाहर ले लेता हूं, ये L हो जाएगा आपका, इसका पावर 1/2 बाहर है। अब G जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v हो गया LT - 1 और ये हो जाएगा t, तो ये क्या हो जाएगा LT - 2। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है कितना हो गया, LT - 2 हो गया। ये बात हमें पहले से पता है, हमने एक लेक्चर में एक्सेलरेशन का यूनिट निकाला था। तो यहाँ पे मैं g का यूनिट क्या लिख सकता हूँ, LT - 2 लिख सकता हूँ। तो ये यूनिट लिख दिया, L का यूनिट लिख दिया L, और G का यूनिट लिख दिया LT - 2। तो देखो L से L कैंसिल हो गया, इधर तो हमारा T है और इधर चेक करें तो ये T - 2 पर जाएगा तो T 2 हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो 1/2 इधर है 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इधर जो यूनिट है वो T है और उधर भी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी T ही हो जाएगी। तो दोनों तरफ क्या है, यूनिट सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि ये जो सूत्र है वो विमीय रूप से सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आई बात समझ में आपको, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट है, ओके। तो यहां पे ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो इस तरह से डायमेंशनली करेक्टनेस किसी फॉर्मूले की चेक की जा सकती है। ये दूसरा एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशन का। और एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। यहां पे ये चीज समझ में आई, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। यहां पे वंस स्विच कर रहा है कि नो सर फिर से, कौन सा वाला पार्ट आपको कोई कंफ्यूजन है एक बार आप मैसेज में टाइप कर दीजिए। जो नो सर फिर से लिखा है, तो कोई पार्ट आपको अगर डाउट है तो बता दो, मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन के। देखो और एप्लीकेशंस चेक करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करते हुए किसी भी फिजिकल इक्वेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पार्शियली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन कैसी होएगी। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है कि प्रिडिक्शन, पार्शियल प्रिडिक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन, किसी भौतिक समीकरण का आंशिक अनुमान, किसी भौतिक समीकरण का आंशिक अनुमान, किसी भौतिक समीकरण का आंशिक अनुमान ये लगाया जा सकता है हमें, अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करें तो पार्शियली हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो इक्वेशन कैसी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन में दिया गया कि यह पाया जाता है कि जो विस्कस फोर्स है, या फिर आपको सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी जो टाइम पीरियड वाला किया वही, कि ऐसा पाया जाता है कि किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, ये क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इट इज फाउंड दैट टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड अपॉन length of pendulum and gravitation acceleration यह पाया जाता है कि एक पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई पे और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे निर्भर करता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर इट। तो इसका फॉर्मूला ज्ञात करना हमें यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करते हुए। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे फॉर्मूले को, सीधा मैं इस एग्जाम्पल को हम सीखते हुए सॉल्व करेंगे। हालांकि हमें पता है कि t बराबर 2π√L/g है, लेकिन हम यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करते हुए उस फॉर्मूले को यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाले वो समझते हैं इसको। मान लीजिए जो टाइम पीरियड है t वो प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर a के और g की पावर b के। ये तरीका होगा कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे निर्भर कर रहा है और g पे निर्भर कर रहा है। तो मान लिया कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर a के और g का पावर b के। ये क्यों किया? मैं ऐसा भी कर सकता था कि टाइम पीरियड लेंथ के प्रोपोर्शनल, अब लेंथ के प्रोपोर्शनल है लेकिन उसकी कुछ पावर तो हो सकती है, पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जी पे डिपेंड करता है, जी की कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कोई जनरल केस मान लिया कि जो टाइम पीरियड है टी वो प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर ए के और जी की पावर बी के। तो ये काम हमने मान लिया, सीधा ऐसे एज्यूम कर लिया। अब एजप्शन किया है तो t को मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये आ जाएगा कोई कांस्टेंट k, l की पावर a, g का पावर b, ये आ जाएगा t बराबर k टाइम्स l का पावर a, g का पावर b। अब देखो अब क्या करना है, t का यूनिट लिखना है, l का यूनिट रखना है, g का यूनिट रखना है और k एक यूनिटलेस नंबर है। यहाँ पे k की कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये केवल नंबर है। तो एक नंबर की केवल साधारण कोई नंबर है, संख्या है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पे मैं t की डायमेंशन लिखूँ तो ये आ जाएगी t और k की कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हटा देंगे। l की डायमेंशन हो गई l, तो l का पावर a हो गया और g का डायमेंशन जैसे पता है हमें lt-2 और इसकी पावर हो जाएगी b। तो यहाँ पे देखो t बराबर ये हो जाएगा l का पावर a, l का पावर b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ l का पावर a प्लस b, ऐसा लिखा जा सकता है। l का पावर a इंटू l का पावर b, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा l का पावर a प्लस b। और यहाँ पे t का पावर हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा माइनस में 2b। जब b का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो t का पावर क्या आ जाएगा, माइनस में 2b आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ कंपैरिजन करना होता है। अगर मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे t का पावर तो क्या है 1 है
और L का पावर क्या है, 0 है, यानी कि L इधर एग्जिस्ट नहीं करता, तो L का पावर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, L का पावर 0 है ना इधर, तो यहाँ पे इस तरफ भी L का पावर 0 होना चाहिए, इस तरफ T का पावर 1 है तो उस तरफ भी T का पावर 1 होना चाहिए। तो दोनों साइड अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे पास दो इक्वेशन आएगी, एक तो आएगी a प्लस बी बराबर 0 और एक आ जाएगी माइनस में 2b बराबर 1। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2 और यहाँ पे b का वैल्यू माइनस में 1/2 रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा प्लस में 1/2। यहाँ से देखो b बराबर आ जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 वैल्यू रखी तो माइनस में 1/2 उधर जाएगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, इससे a आ जाएगा हमारा प्लस में 1/2। अब a और b की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू रख दूं मैं तो ये t बराबर आ जाएगा k टाइम्स l की पावर 1/2 g का पावर माइनस में 1/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर k टाइम्स l अपॉन g का पावर 1/2, या फिर t बराबर आ जाएगा k टाइम्स रूट में l अपॉन g। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, क्या आया, t बराबर k टाइम्स रूट में l अपॉन g। तो एक पार्शियल फॉर्मूला आ गया, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं आया। अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 2π, ये वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता चला, हम पार्शियली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर्मूला कैसा होगा। देखो पार्शियली आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने t बराबर 2π रूट में l अपॉन g रखा था, तो ये आसपास कहीं वैल्यू आ गई इसकी कि t बराबर k रूट में l अपॉन g। तो आसपास वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है इस एप्लीकेशन से, एग्जैक्ट जो फिजिकल इक्वेशन है वो हमें नहीं पता चलती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये जो आपका एप्लीकेशन है ये केवल आपको एक कोई इक्वेशन चेक करनी है तो उसी के लिए ज़्यादा महत्व वहाँ पे काम आता है। आपको अगर इक्वेशन को प्रेडिक्ट करना है तो ये एग्जैक्टली आपको इक्वेशन प्रेडिक्ट करा के नहीं देगा। और अगर मान लो इसमें कोई एडिशन करने वाली टर्म होती, यहाँ पे प्लस में कुछ और होता, तो उस इक्वेशन को भी ये वहाँ पे भी ये एप्लीकेशन हमारा फेल हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन की कुछ लिमिट्स है। लिमिट्स क्या है, एक तो ये किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं करता, फर्स्ट लिमिटेशन इसका। दूसरा लिमिटेशन है कि ये अगर कोई फॉर्मूले में एडिटिव टर्म्स है, यानी कि एक स्टेप में कोई दूसरा स्टेप ऐड किया हुआ है, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो वैसे टर्म्स वाले फॉर्मूलों को ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप खुद देख सकते हो, मैं यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g का पावर b प्लस ऐसा कुछ लिखता तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता और वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें हम केवल पार्शियल ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन को, उसको एग्जैक्ट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया t बराबर रूट में। मैं इसको थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ। हाँ, t बराबर k रूट में l अपॉन जी यहाँ पे आ गया। a की वैल्यू और b की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी और इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पार्शियली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, केवल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका हो गया आपका थर्ड एप्लीकेशन की पार्शियल प्रेडिक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन का। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, फोर्थ एप्लीकेशन पे चलता हूं। फोर्थ एप्लीकेशन जो है उसको समझते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है टू चेक द होमोजेनिसिटी ऑफ ए इक्वेशन, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये चौथा एप्लीकेशन क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो उस फिजिकल इक्वेशन में जो टर्म्स है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। या फिर इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँ तो ये इसका मतलब ये है कि कोई टर्म्स अगर ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए।
एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन केवल सेम डायमेंशन वाली यूनिट्स में ही हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किसी में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, इसका मतलब क्या है कि लेंथ को मैं लेंथ के साथ ऐड कर सकता हूँ, लेंथ के साथ मैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होता है सेम डायमेंशन वाली को ही ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाली को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में सब चलता है, जैसे वेलोसिटी निकालना है तो लेंथ में टाइम का डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हर तरह की यूनिट को किया जा सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम डायमेंशन वाली यूनिट्स में ही होता है। तो इसका क्या है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन अकर between same types of units। जो सेम टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती है जिनकी डायमेंशन सेम होती है उसी में ही हो सकता है, इसका मतलब ये है। अब जैसे इस चीज को चेक करना है तो बहुत ही फेमस इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस तरफ s का जो आपका s का जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ का डायमेंशन है। तो यहाँ पे ut जो है इस पूरी टर्म का जो डायमेंशन है वो भी लेंथ होना चाहिए, और इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है वो भी लेंथ होना चाहिए। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे इसको चेक करते हैं। जैसे s का डायमेंशन है यहाँ पे, तो s का डायमेंशन क्या हो गया, यहाँ पे लेंथ हो गया, और u का डायमेंशन क्या, u यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का क्या हो गया lt -1। यहाँ पे t जो है वो टाइम हो गया, तो इंटू टी प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। एल ए का डायमेंशन a यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया lt -2 a की वैल्यू, और t स्क्वायर है तो t स्क्वायर है तो उसको t का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो l है, lt -1 t +1, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया l प्लस हाफ का कोई डायमेंशन ही हटा देता हूँ, t -2 t +2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आ गई l। तो यहाँ पे हर एक टर्म्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ का डायमेंशन ही है। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यानी कि कोई अगर इक्वेशन है तो उसमें एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे s का डायमेंशन लेंथ वाला है, ut जो टर्म है उसका डायमेंशन लेंथ वाला है, और at स्क्वायर जो टर्म है उसका भी डायमेंशन कौन सा है, लेंथ का ही है। तो ये बात होती है, ये एप्लीकेशन होता है हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का। दिस इज 4th एप्लीकेशन। तो ये बेसिक एप्लीकेशन है, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है, परंतु हमें छोटा आइडियाज़ ही पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े ही सिंपल होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। आप NCERT जो 11th क्लास की उसके क्वेश्चंस जरूर करें, उनमें से कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार NCERT का आप रीडिंग लगाएं, और ये बहुत ही आसान से टॉपिक से आसान सी चीज़ें इसमें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा इस लेक्चर को, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, और जुड़े रहिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों को भी हमारे इस लाइव लेक्चर के प्लान के बारे में आप जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।